हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी का। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था संसाधन और विकास के डेफिनेशन के बारे में, और हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर बेसिकली संसाधन के प्रकार, जैव और अजैव संसाधन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है आज का। सो आज हम बात करेंगे संसाधन के जो अनदर प्रकार है, अनदर टाइप हैं, उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप पहला वीडियो हमारा देख लिए होंगे और उसके बाद ये आप सेकंड वीडियो पे आए होंगे। अगर आपने इससे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। क्लास टेंथ ज्योग्राफी के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें मैंने ऑलरेडी पहला लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ। तो ये हमारा बेसिकली टाइप पार्ट 2 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे समाप्यता के आधार पर। ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधन, समाप्यता के आधार पर, ठीक है ना, मतलब खत्म होने के आधार पर संसाधन का प्रकार, सीधा सा मतलब ये है। ठीक ना, तो इसमें बेसिकली ये दो प्रकार के हैं। पहला है आपका नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है, और दूसरा है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है बच्चों, मेरा एक सुझाव रहेगा आप सभी के लिए कि आप जब भी लेक्चर देखना शुरू करें बच्चों, तो आप पेन और पेपर लेकर बैठे और हमने स्लाइड पे जो चीज़ें लिख रखा है ऑलरेडी पहले से, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहें और आप इसी फॉर्मेट में नोट्स बनाएं, ताकि आप एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में इस नोट्स का रिवीजन ईज़िली कर पाएँ, आसानी से कर पाएँ। ठीक है ना, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये नवीकरण और अनवीकरण संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो वह संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सके, मतलब ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद, ठीक है, उन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सके, उन्हें मतलब फिर रीयूज़ करने के लिए प्रयोग किया जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। उसे बोला जाता है बच्चों नवीकरण योग्य संसाधन। क्लियर है? इसमें एग्जाम्पल है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा वहाँ पे देखने को मिलता है, बिकॉज़ वहाँ पे तटीय क्षेत्र है, तो समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं वो चलती रहती है, जिसके कारण वो जो पवन है वो रोटेट करता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी एक प्रकार का नवीकरण ऊर्जा ही है। सूर्य, आइंस्टाइन ने कहा था कि सूर्य की लगभग 1% भी, हम लोग कुल ऊर्जा का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये सोलर ऊर्जा भी एक प्रकार का आपका नवीकरण योग्य ऊर्जा है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है ना, तो ये तीन ऊर्जा आपका नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जिन्हें आप पुनः प्रयोग करने के बाद इसका पुनः आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्लाइड में इमेज भी ले रखा है। ये पवन ऊर्जा, जो ये पवन चक्की है, ये रोटेट करता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, ये आप सोलर पैनल देख सकते हैं। ये सोलर जो पैनल है ये बेसिकली धातुओं का बना होता है, ठीक ना, जिसमें धातुओं की बनी ये सोलर पैनल होते हैं, और इसमें सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगती हैं, अर्थात निकलने लगती हैं, जिस प्रकार इसमें विद्युत धारा का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक ना, विद्युत धारा बेसिकली रासायनिक रूप में कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, हमारा दूसरा टाइप है समाप्यता के आधार पर अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण का मतलब ये है जिन्हें प्रयोग करने के बाद आप इसका पुनः इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बच्चों, ज़रा आप अपने चारों तरफ एक दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि कौन सा ऐसा वस्तु है जिसका आप पुनः उपयोग करते हैं, मतलब एक बार प्रयोग में लाते हैं, फिर उसके बाद आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो डीजल और पेट्रोल है उसका आप पुनः यूज़ नहीं कर पाएंगे। वह
उसका जब आप दोहन करेंगे तो फिर वो रीयूज़ के लिए नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वह संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता हो, मतलब जिनके प्रयोग करने के बाद उन्हें पुनः हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपका अनवीकरण योग्य संसाधन। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जो बायोफ्यूल है, ये आपका अनवीकरण योग्य संसाधन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल या डीजल जो है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जिसका आप पुनः इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा बच्चों, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इस स्लाइड से हमने ये सीखा कि सर जिसका हम पुनः इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसका पुनः इस्तेमाल कर पाएंगे, उसे हम नवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। और जिसका पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा पाएगा, जैसे जीवाश्म ईंधन, उसे हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके स्लाइड से आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल अपने कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रकार है बेसिकली स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रकार बेसिकली, कि मतलब किसी भी रिसोर्सेज का, संसाधन का कौन विशेष व्यक्ति स्वामी है या मालिक है। जैसे अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊं बच्चों, तो आपके गांव या शहर में, जिस भी आप गांव या शहर से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भूभाग होगा या ऐसा कोई स्थलाकृति या स्थल होता होगा या तालाब। अगर आप गांव के हैं तो आपको पता होगा कि तालाब और पोखरे गांव में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो कोई चीज़ ऐसी होती है जो पूरे ग्राम समाज का अधिकार होता है, ठीक है, या कोई ऐसा भूभाग या क्षेत्र होता है जिसमें किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है ना। जैसे आपका अगर खेत है तो वो आपका निजी संसाधन हो जाएगा, वो सामुदायिक संसाधन नहीं होगा। लेकिन हर गांव में एक खेल का मैदान होता है जिसमें बेसिकली वह किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, उस पर लगभग सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। क्लियर है। तो आइए समझते हैं, ठीक है, कि स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार है। पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा है आपका बच्चों सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। आइए एक एक करके समझते हैं। ये बिल्कुल इजी है, आपको थोड़ा सा अपना आँख कान खोल करके देखना है और नोट डाउन करते रहना है, और बीच बीच में आपको वीडियो से रिवीजन भी करते रहना है। क्लियर है ना। तो देखते हैं, पहला हमारा है बेसिकली व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन। क्लियर है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। ऐसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का, ठीक है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई ऐसा संसाधन हो जिस पे किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा बाग। जो बाग या बगीचे या वन होते हैं वह कभी कभी किसी गांव में किसी एक विशेष व्यक्ति के होते हैं, किसी एक निजी व्यक्ति के होते हैं। तो उसमें फलने वाला जो फल होता है या उसकी लकड़ी होती है, उस पर पूरा उस व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये निजी संसाधन। चारागाह आपका है, ठीक है। तालाब किसी एक निजी व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है। कुआं का जल, कुआं भी पहले तो बहुत, जैसे आज से 100-150 साल पहले या 100 साल ही आप मान लीजिए, इतना हैंडपम्प नहीं हुआ करते थे। पानी बेसिकली कुएं के पानी का सेवन मनुष्य करता था पीने में या नहाने में या कपड़े धोने में। तो उस समय कुछ ऐसे भी कुएं होंगे जो सामाजिक होंगे, जिसमें समाज के सभी लोगों का अधिकार होता होगा, ठीक है, तो उसको सामुदायिक आप समझ लेंगे। लेकिन कुछ कुएं ऐसे भी होंगे जो एक व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए, अपने लोगों के लिए वो बनाता है, जिस पे उसका निजी अधिकार होता है, ठीक है।
तो ये कहलाता है आपका व्यक्तिगत संसाधन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुआं हमने बना स्लाइड में दे रखा है कि कुएं के अंदर बाल्टी डाल करके लोग उस समय उस ज़माने में पानी निकाला करते थे। या आप भी अपने गांव में आसपास अगर थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक दो कुएं मिल जाएंगे, भले ही उसमें पानी न हो, या आप कहें तो पानी साफ़ न हो, या उसका प्रयोग कोई न कर रहा हो, लेकिन आपको कुआं देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों हमारा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ठीक है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन मतलब सीधी सी बात ये कि ऐसा संसाधन जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, बल्कि समाज के सभी लोगों का अधिकार हो, ठीक है, पूरे समुदाय का अधिकार हो। आइए डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे संसाधन जिसमें सभी समुदाय का अधिकार हो, सभी समाज के लोगों का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। मतलब उस संसाधन का या उस रिसोर्स का एक व्यक्ति मालिक नहीं होगा, बल्कि उस रिसोर्स का, उस संसाधन का एक से अधिक व्यक्ति, या आप कह सकते हैं कि समाज के लगभग सभी लोग उस संसाधन के मालिक होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने गांव में या अपने शहर में आपको एक ऐसे संसाधनों की लिस्ट बनानी है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार। जैसे सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल को आप समझ सकते हैं कि वो एक प्रकार का आपका निजी संसाधन, सॉरी, सामुदायिक संसाधन होगा, अर्थात उसमें समाज के सभी लोगों का अधिकार होगा। या आप कोई ऐसा तालाब होगा, कोई ऐसा बागीचा वन होगा जिसमें लगभग सभी लोगों का अधिकार होगा, ठीक है ना। तो वो आपका कहलाता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, क्लियर है ना। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपका पार्क हो सकता है, कोई भी पार्क हो सकता है वो जिसमें समाज के सभी लोगों को आने जाने की इजाज़त होती है, जिसमें लगभग सरकार का अधिकार होता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें उस राज्य या उस देश या उस क्षेत्र विशेष का अधिकार होता है बेसिकली, ठीक है ना। दूसरा है आपका शमशान भूमि, ये आप देख सकते हैं, शमशान भूमि। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शमशान भूमि क्या होता है, ठीक है ना, जहाँ पे मनुष्य मरने के बाद शमशान या कब्रिस्तान आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली सामुदायिक होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, बट कभी ऐसा हो सकता है कि किसी गांव या किसी क्षेत्र विशेष में वह किसी एक विशेष व्यक्ति का था, बट वो समाज के लिए दे दिया, ठीक है, तो फिर भी वो सामुदायिक स्वामित्व में ही उसे गिना जाएगा, ठीक है। खेल का मैदान, जो फील्ड है खेलने के लिए, वो आपका एक क्या है, सामुदायिक स्वामित्व का संसाधन है। चारण भूमि, पशुओं की जो चरने के लिए जो भूमि होती है, वो भी बेसिकली सामुदायिक संसाधन ही होता है, क्योंकि वो भूमि इसीलिए तो खाली है जिस पे आप समाज के सभी लोग अपने पशुओं का, अपने जानवरों को वहाँ पे ले जा करके उनको चराया करते हैं या चराते हैं। ये आप देख सकते हैं स्लाइड में, खेल का मैदान हमने इस स्लाइड में ले रखा है, तो इसमें समाज के सभी बच्चों, सभी वर्गों का अधिकार होता है इसमें जाने का, इसमें अपनी प्रैक्टिस करने का, गेम खेलने का, ठीक है। सो बच्चों ये रहा हमारा इस स्लाइड से स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो अभी हमने दो बात किया, आगे अभी और दो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, सवाल ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही बनेगा कि इनमें से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रकार है, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, तो ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। हालांकि बच्चों जब ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे, लगभग 2 या 3 वीडियो में हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है, और मुश्किल से 3 वीडियो में, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसके बाद हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसे भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है यही स्वामित्व के आधार पर, जो अगला है, हमने दो तो पढ़ लिया, तीसरा हमारा है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या है बच्चों, राष्ट्रीय संसाधन, ये थर्ड है हमारा तीसरा।
और फोर्थ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देश में पाए जाने वाले वह सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, मतलब देश के अंदर पाए जाने वाला सभी संसाधन, हमारे भारत देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेस पाए जाते हैं, जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, राष्ट्र के लोगों का अधिकार होता है। अर्थात भारत के संसाधन की अगर बात करें तो भारत सरकार का अधिकार होता है। ठीक ना, उस पर कोई विदेशी राज्य या विदेशी देश उस पर अधिकार नहीं जमा सकता है, उसको अपने फेवर में ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक ना, तो देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन, ठीक है, देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपका भारत के अंदर पाए जाने वाला सभी खनिज पदार्थ, ठीक है, ये भारत के अंदर पाए जाने वाला सभी जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। हालांकि ये वाटर रिसोर्सेज और जो खनिज पदार्थ या खनिज संसाधन है बच्चों, ये हमारा आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो खनिज पदार्थ है या जो आपका खनिज पदार्थ हो गया, जल संसाधन हो गया, वन्य तथा वन्य जीव संसाधन, तो भारत में पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेस होंगे, छोटे या बड़े, वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक और चीज़ आपको पता है कि भारत ऐसे 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये आपका इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो समुद्र तट से एक समुद्री मील, ठीक है, सॉरी बेसिकली 12 समुद्री मील, माफ़ कीजिएगा, 12 समुद्री मील की दूरी पर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, राइट, जैसे ये तो आपका मुख्य भूभाग है, ये मुख्य भूभाग है। ठीक है, ये मुख्य भूभाग है। तो मुख्य भूभाग से ये जो 12 समुद्री मील दूरी है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 12 समुद्री मील जो दूरी है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है, वहाँ तक जो संसाधन पाए जाएंगे समुद्र के अंदर, उसको भी हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, क्योंकि उस पर भी भारत सरकार का ही अधिकार होगा। ठीक ना, आपको पता है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश अर्थात भारत 3 तरफ से बच्चों, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर हिंद महासागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका क्या है, अरब सागर है बेसिकली। तो 12 समुद्री मील के अंदर सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है, और ये हमने लिख रखा है कि एक समुद्री मील जो होता है वो 22.2 किलोमीटर के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, एक समुद्री मील बराबर 22.2 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखेंगे। ठीक ना, यहाँ से क्या सवाल बनेंगे एक बार मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय संसाधन के बारे में, या इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, सीधी सी बात है कि जो देश के अंदर न मिले, मतलब भारत से बाहर मिले। अब सवाल एक ये उठता है कि सर जो भारत से बाहर मिलेगा जो संसाधन, उस पर किसका अधिकार होता होगा? तो ज़रा आप सोच के बताइए कि वे संसाधन जो भारत में तो मिल रहे थे उन्हें हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कह रहे थे, और जिस संसाधन पे एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता था उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कह रहे थे। या उसका दूसरा भाग हम लोग देखे थे कि जो संसाधन में समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का अधिकार है, तो उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कह रहे थे। ठीक है, लेकिन जो देश से बाहर पाया जाएगा उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। लेकिन फिर उस संसाधन से एक देश का यानी भारत का फिर क्या लाभ क्या है? ठीक है, जो देश के अंदर नहीं पाया जा रहा है वो तो आपका नहीं है। तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि भारत या पूरे विश्व में अनेक प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, WB, आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या आपका जैसे मैंने बताया आपका वर्ल्ड बैंक है, WB, या आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई हैं
जो कई देशों के सहयोग से ये संस्थाएं बनाई जाती है। कुल मिला के बात ये है कि वह संसाधन जो भारतीय तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे हो, ठीक ना, परे हो, उन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। अब थोड़ा सा ना मैं एक आपको फिगर बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। कि जो भारत की जो मुख्य भूभाग है वो ये है आपका, मान लेते हैं ये आपका भारत का मुख्य भूभाग है, ठीक ना। लेकिन यहाँ से अगर सपोज करते हैं कि ये जो है 200 समुद्री मील दूरी, ये 200 समुद्री मील दूरी, यहाँ से यहाँ तक 200 समुद्री मील, ठीक है, 200 समुद्री मील दूरी है ये। तो इससे जो इधर होगा ना, इससे जो इधर संसाधन होगा, अर्थात जो 200 समुद्री मील से इधर होगा बच्चों, ये येलो कलर से हम रंग रहे हैं, इधर जो संसाधन होगा ये संसाधन आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, जिस पे किसी देश का अधिकार नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ तक कि भारत का भी अधिकार नहीं होगा, जिस पे किसी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो इस पर फिर कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है या कैसे इसको प्रयोग में लाया जाता है, तो देखिए ये समझने वाली बात ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति से इसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक ना। मतलब कई देशों के सहमति से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा लास्ट जो मेन टाइप है वो है बच्चों विकास के आधार पर, ठीक ना, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार, क्लियर है, विकास के आधार पर, ठीक ना, कि मतलब किस प्रकार से एक संसाधन का विकास होता है उसके बेसिस पे आपका ये प्रकार है, ठीक है। जिसमें पहला हमारा है संभावी संसाधन, क्लियर बच्चों, ठीक ना। संभावी का मतलब जिस संसाधन की संभावना बहुत ज़्यादा हो, एक देश के लिए, एक राज्य के लिए या एक राष्ट्र के लिए, ठीक है ना। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। क्लियर है बच्चों, संभावित संसाधन क्या होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखेंगे। मतलब किसी राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र में या प्रदेश में विद्यमान तो हैं बट उसका अभी उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं, ठीक है। उनका मतलब भंडार तो है, वो भारत या भारत जैसे देशों में पाए तो जा रही हैं, ठीक है, बट उसका प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों संभावी या संभावित संसाधन, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये संभावी संसाधन होगा, ठीक ना, संभावी संसाधन। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधन, जैसे अभी मैंने बात किया कि पवन ऊर्जा राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में लगाया गया है कि जब वहाँ से तटीय रेखा से समुद्र, ये जो तटीय राज्य हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र से जब हवाएं चलती हैं तो ये पवन चक्की क्या करता है, रोटेट करता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक ना। तो ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है उसे हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में इसकी संभावना है कि इसका इस्तेमाल होगा। गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन का है रूप, बट उसका बड़े लेवल पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, या कहे तो राजस्थान और गुजरात में तो हो रहा है बट पूरे देश में नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी संभावना है, ठीक है ना, कि देश में आने वाले समय में हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज, विकसित ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो गया हो तथा गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित किया जा चुका है। मतलब ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण भी हो गया है, पता भी लगा लिया गया है कि इस क्षेत्र विशेष में ये संसाधन पाया जा रहा है या मिलने की संभावना है, और उसकी गुणवत्ता भी जांच कर ली गई है कि कितनी अच्छी गुणवत्ता वाला वो संसाधन है, ठीक ना। तथा संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी व उनकी संभावित पर निर्भर करती है। मतलब संसाधन तो है, पता तो लगा लिया गया है कि यहाँ पे ये संसाधन पाया जाता है, बट प्रॉब्लम ये है बच्चों
कि ये कन्फ्यूज़न है कि वह संसाधन उस विशेष प्रौद्योगिकी की मदद से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब एक विशेष टेक्नोलॉजी पे वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल निर्भर रहेगा। जैसे जस्ट एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि इसे मान लेते हैं कि सोने की खदान ही है, ठीक है, और आपके पास कोई यंत्र ना हो, आप देश के किसी हिस्से में ये खदान पाई जा रही है और कोई तरीका, कोई टेक्निक, कोई यंत्र नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ, हम उसको यूज़ करने के योग्य बना पाएँ, तो फिर वे संसाधन, ठीक ना, वो विकसित संसाधन कहे जाएंगे, बट प्रौद्योगिकी पे वो निर्भर है पूरी तरह से, टेक्नोलॉजी पे, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी रहेगा तो उस संसाधन का इस्तेमाल होगा, और नहीं रहेगा बच्चों तो नहीं होगा, ठीक है ना। यह आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप सब चीज़ों को नोट करते जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए लास्ट ये दो संसाधन है हमारा विकास के आधार पर, ये ठीक है, विकास के आधार पर ये भंडार और संचित कोष, ठीक है। सबसे पहले भंडार के बारे में जानेंगे। भंडार शब्द से आपको परिचित होंगे कि ऐसे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव के पहुंच से बाहर है, यह संसाधन भंडार में शामिल है। मतलब देश के किसी हिस्से में इस संसाधन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जिससे कि उसका हम इस्तेमाल कर पाए प्रेजेंट टाइम में बच्चों, ठीक है। तो ये बताइए, जब इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो यकीनन ये भंडार के रूप में रहेगा, ये संग्रहित रहेगा, ठीक है। तो ऐसे संसाधन को कहते हैं हम लोग भंडार, ठीक है। जो देश में तो है, बहुत ज़्यादा है, उसका भंडार है, बट उसका प्रयोग हम लोग टेक्नोलॉजी या मशीन के अभाव में हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक ना। आपको पता है सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की बहुत मात्रा है, तो सूर्य से मिलने वाली जो प्रकाश है, ठीक है, उसकी मदद से हम बहुत बड़े स्तर पर हाइड्रोजन ऊर्जा बना सकते हैं। यहाँ पे एक यंत्र मैंने इमेज ले रखा है, यह हाइड्रोजन ऊर्जा को प्रस्तुत करने का या निर्माण करने का यह एक यंत्र है, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले समय में इस भंडारण ऊर्जा का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं बच्चों आपको, कि जो सोलर सेल है, जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो हम लोग बोलते हैं, सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है वो, चूँकि धातु की प्लेट ही होते हैं वो, और सूर्य का प्रकाश तो फ्री में खरीदना तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इतना महंगा है कि सब लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम में अगर साइंटिस्ट ये खोज निकाल रहे हैं कि किसी भी धातु के प्लेट को धूप में रखने पर उसमें इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक को रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देगा, तो इसमें क्रांति हो जाएगी, रिवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एनर्जी, जो अभी टेक्नोलॉजी के अभाव में है, जिससे इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, और ये हमारा लास्ट रिसोर्सेज हैं, संचित कोष। संचित कोष संसाधन का वह भंडार जिसे भविष्य की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए रखा गया है। मतलब संसाधन का वह भंडार या वह हिस्सा जिसे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बचा करके रखा गया है, इसे कहते हैं हम लोग संचित कोष, ठीक ना। जैसे होता है ना, पैसे रुपए से संबंधित राहत कोष होता है, या तिजोरी सबके घर होगा ही, ठीक है। तो कुछ पैसे का ऐसा भाग जिसे हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, कि फ्यूचर में जब भी कोई काम करना हो या कोई अचानक इमरजेंसी वाली समस्याएं आ जाए, जिससे कि उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो उसी प्रकार एक देश या एक राष्ट्र अपने संसाधन को संचित करके भी रखता है, क्योंकि अभी इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारी पीढ़ी हैं या आपकी पीढ़ी हैं, वो तो रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, बट ऐसा न हो कि यही पीढ़ी बहुत अत्यधिक इस्तेमाल के साथ साथ उसका दोहन भी करने लगे, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो उस संसाधन का लाभ न ले पाए, ठीक है। इसीलिए उसको भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। जैसे नदी जल से विद्युत का उत्पादन, देखिए नदी में जल अथाह है, आपको पता है कि
तीन चौथाई अर्थ के भाग पे आपका जल ही है, वाटर ही है, ठीक है। वो अलग बात है कि पीने योग्य पानी इतना नहीं है, बट नदियों के जल से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, किया भी जा रहा है, बट इन फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे भी किया जाएगा। बांधों में जल रोककर विद्युत धारा का उत्पादन करना, डैम बनाना या सिंचाई के लिए प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें संचित कोष में आएंगी बच्चों, ठीक है। सो बच्चों ये रहा हमारा पार्ट 2 संसाधन एवं विकास का, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग लेकर आएंगे इससे अगला टॉपिक। सो हमारे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, सहेलियों में आप सभी लोग इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी अपनी प्रिपरेशन को धारदार बना पाएँ और इस आने वाले 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट सोशल साइंस सब्जेक्ट को हल्के में लेकर चलते हैं, बट आपको बता देना चाहता हूँ कि 600 नंबर के पेपर में 100 नंबर इसका भी योगदान है और आपको उतनी ही मेहनत करना है इस सब्जेक्ट में भी जितना आप मैथमेटिक्स और साइंस में करते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा सोशल साइंस ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। जल्द ही मिलते हैं बच्चों हम लोग पार्ट 3 के साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट सूचना मैं दे देना चाहता हूँ आपको इस चैनल पे, कि हमारे इस चैनल पे हम लोग मैथमेटिक्स भी जल्दी हाई स्कूल का लेकर आने वाले हैं, साइंस भी लेकर आने वाले हैं। 3 चीज़ हम लोग पैरेलल चलेंगे, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। फिर आने वाले टाइम में जब हम लोग कुछ हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे तो इस पर इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत भी लेकर आने का प्रयास करेंगे। 10th के साथ साथ हम 9th क्लास के भी सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दो दिन में स्टार्ट कर देंगे हम क्लास 9th का भी सिलेबस। और बच्चों जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इस चैनल के दे रखा है कि हम लोग क्लास 10th की प्रिपरेशन के साथ एनडीए एग्ज़ाम को भी फोकस में करके चलेंगे, क्योंकि आप जब अभी से अपनी एनडीए एग्ज़ाम में इंटरेस्ट बनाएंगे, सिलेबस को समझेंगे और छोटे छोटे भाग में उसको प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे, तो ये आपको 12th पास होते होते आपको इतना मेच्योर बना देगा जिससे कि आप पहले या दूसरे अटेम्प्ट में एनडीए क्लियर कर जाएंगे। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।